सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र पांचाल फिर आपके बीच डी&आर के नए विषय के साथ में। साथियों, विभिन्न प्रकार के डी&आर संबंधी मामलों के बारे में मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी जा रही तमाम प्रकार की जानकारियां आपके कर्मचारी जीवन में अच्छे से काम आ रही होंगी और आप निश्चित तौर पर उसका लाभ ले रहे होंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो, जो निश्चित तौर पर आपके काम आएगी। तो साथियों, उसमें सबसे पहला मेरा आपको ये बताना है कि आपके ऊपर जब कभी अनुशासनिक कार्रवाई चलानी हो तो उनके लिए किन किन शर्तों को पूरा करना होता है, या रेलवे प्राधिकारी को आपके ऊपर पेनल्टी दर्ज करने के लिए किस किस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज रेलवे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर डी.आर एक्शन के लिए 12 प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए गए। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के, जो SF11 से लेके SF12 तक। तो आपको आज मैं बताऊँगा कि SF11 से लेके SF12 तक सभी प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म किस किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथियों, बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 किसी भी रेल कर्मचारी पर अनुशासनिक प्रक्रिया चलाने के लिए कर्मचारी को निलंबित करना होता है, तब स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया होगा सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 कब इस्तेमाल होता है। दूसरा दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2, जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना हो, लेकिन वो कब उसको दिया जाएगा? जब कोई रेल कर्मचारी 48 घंटे की अवधि से अधिक समय तक पुलिस कस्टडी में रहता है, पुलिस की हिरासत में रहता है, तब उसके ऊपर डीम्ड सस्पेंशन के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 उसको प्रदान किया जाता है। सस्पेंशन स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 दिया जाता है डीम्ड सस्पेंशन के लिए। उसी प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर जो 3 है, वो डीए द्वारा, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आपके सस्पेंशन पीरियड के दौरान आपने कहीं पर कोई रोजगार नहीं किया है, कोई अनदर काम धंधा नहीं किया है, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 प्रकार की डीए द्वारा आपके कंसर्न अथॉरिटी को दी जाने वाली औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप सस्पेंशन के दौरान आपने कोई काम नहीं किया, उसके स्पष्टीकरण के लिए आपका डीए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 का इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार सस्पेंशन के स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 जो है, वो आपका एक प्रकार से रिवोक लेटर है, यानी किसी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया था और वापस उसको ड्यूटी पर रख लिया गया जाए, तो और सस्पेंशन वो उस समय रद्द कर दिया जाता है, वापस ड्यूटी पर लिया जाता है, उसकी सख्तियाँ करते हुए दोबारा उसको पूरा करने की अनुमति दे दी जाती है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको समझ लेना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 से लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 तक जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो सारे के सारे निलंबित से संबंधित है, निलंबन से संबंधित है, सस्पेंशन से संबंधित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 जो है, रेल कर्मचारियों को मेजर पेनल्टी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेजर पेनल्टी जैसे कि रिमूव फ्रॉम सर्विस, कंपलसरी रिटायरमेंट और डिसमिसल जैसी मेजर पेनल्टी के लिए जो मेमोरेंडम आपको दिया जाता है, जिसको आप SF5 यानी कि बड़ी चार्जशीट बोलते हैं, बड़ी शास्ति लगाने के लिए दिया गया ज्ञापन स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 के रूप में आपको दिया जाता है। SF5 शॉर्ट फॉर्म में आप उसको बोल सकते हैं। ये है मेजर पेनल्टी के लिए दी गई चार्जशीट। अब साथियों आता स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 6 आपको जितने भी आपकी चार्जशीट के अंदर दर्शाए गए रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा केस आधारित है, अगर वो आपके दस्तावेज आपको देने से इनकार किया जाए या उनका निरीक्षण करने की आपको अनुमति से रोका जाए, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर जो 6 है वो लागू किया होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 6 जहां लिखा होगा, इसका मतलब आपको आपके केस से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ये 6 था। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7 जो है साथियों, आपके मामले में, आपके डी.आर केसेज में, आपकी अनुशासनिक कार्रवाई में जब कभी जांच अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट करने के लिए डीए द्वारा जिस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7 बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7। वैसे ही साथियों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 8, SF8 जब किसी कर्मचारी को दी जाती है, तो इसका मतलब डीए ने अपने मामले में दी गई चार्जशीट को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया है।
यानी कि जब आईओ नियुक्त होता है तो SF7 मिलती है, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त होता है यानी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी आप जिसको बोलते हैं वो नियुक्त होता है, तब आपको SF8 मिलती है। इसी प्रकार SF9 में आगे बढ़ते दोस्तों। SF9 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड फॉर्म है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 9 जब आपको दिया जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपको दी गई चार्जशीट एकदम गलत थी। या तो गलत कैसे थी, या तो उसको गलत अथॉरिटी के द्वारा जारी कर दिया, यानी कि उसमें जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो एक प्रकार से निम्न स्तरीय अधिकारी होगा जो कॉम्पिटेंट नहीं था चार्जशीट जारी करने के लिए। या तो चार्जशीट गलत जारी कर दी, या उसने चार्जशीट में दर्शाए गए जितने आरोप हैं वो गलत तरीके से उसमें प्रस्तुत कर दिए, जो कि संशोधन के लायक थे, जिनमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए था। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 9 कब इस्तेमाल होता है? जब किसी चार्जशीट को रद्द करना होता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 9 इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे मुख्य क्वालिटी क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है? स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर जो 9 है वो केवल और केवल रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जा सकता है। ये सोचने की बात है, यानी कि निम्न स्तरीय जितने भी जोनल रेलवेज हैं, डिविजनल रेलवेज हैं, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 9 इस्तेमाल ही नहीं कर सकता ऐसा कोई कॉम्पिटेंट अथोराइज पर्सन या अथोराइज सिग्नेटरी या अथोराइज अथॉरिटी नहीं है। तो SF9 केवल रेलवे बोर्ड को पावर है जारी करने का, उसमें वो बड़ी से बड़ी चार्जशीट को रद्द कर सकता है बाय SF9। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 9 जहाँ होगा समझ लीजिए मसला सीधा सीधा रेलवे बोर्ड सत्रीय है। ऐसे ही दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10 जो होता है, जो कॉमन प्रोसीडिंग होती है डी एंड डायरेक्शन के लिए, जब किसी प्रकार की सामान्य प्रक्रिया को दोहराना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10 इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10 के दो पार्ट हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10A, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10B। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10A इस्तेमाल होगा उसी मामले में इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर आपको 10A दिया गया है, इसका मतलब आपके सामान्य केस के अंदर DAR एक्शन के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि माइनर केसेस में अगर मैं बात करूं तो, जिसमें आपको आरोप पत्र संबंधी मामले फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा SF10B, इसके लिए उसी केस में एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यानी कि जो DA द्वारा दी गई चार्जशीट को मामले को विस्तार से आपके सामने रिप्रेजेंट करे या उसको समझाए, उसमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10B के अंदर। अगला शायद आप सभी को याद होगा कि SF11 किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइनर पेनल्टी के लिए। जब आपकी छोटी मोटी वेतन वृद्धि पर रोक लगानी हो, पास PTO बंद करना हो, ठीक है, इत्यादि माइनर पेनल्टी जब कभी आपको दी जाएगी, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11 यानी कि SF11 चार्जशीट जारी की जाती है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म 11 के रूप में दर्शाया जाता है। इससे सब भली भांति वाकिफ़ होंगे। ठीक है साथियों, आगे स्टैंडर्ड फॉर्म 11 के भी दो पार्ट हैं, और दो पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11B और स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11C। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11B और स्टैंडर्ड फॉर्म 11 नंबर C। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11B का भी वही काम है जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10A का है। जैसे कि अगर उसी मामले में अपने को इंक्वायरी होल्ड करनी है, यानी कि एक प्रपोजल भेजा जाता है कि मुझे इस मामले में जांच कार्रवाई की आवश्यकता या जांच कार्रवाई की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में DA द्वारा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11B जारी किया जाएगा, तब वहाँ पर उस मामले में इंक्वायरी कंडक्ट होगी। ठीक है साथियों, फाइनली दो लाइन और बची हैं, उनमें मैं बोल देता हूँ। दो स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11B, स्टैंडर्ड फॉर्म 11B, स्टैंडर्ड फॉर्म 11C। बी में आपको बता दिया इंक्वायरी के संबंध में, इंक्वायरी होल्ड करवानी, प्रपोजल दिया जाता है इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर जो C है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर C क्या होता है? जब मान लो किसी भी रेल कर्मचारी को बड़ी शास्ति लगाने के लिए SF5 दिया गया था, मान लो किसी भी बड़े पेनल्टी देने के लिए रेल कर्मचारी को मेजर चार्जशीट दी गई थी, लेकिन उसी मेजर चार्जशीट यानी कि मैं दोहरा रहा हूँ बार बार, कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाता है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए।
SF11C, SF10 के पार्ट हैं A और B, और SF11 के पार्ट हैं SF11B एंड C। SF-B के बारे में मैंने आपको समझा दिया। SF11C, SF11C कब होता है? जब किसी को बड़ी शास्ति देने के लिए SF5 जारी की गई थी, लेकिन उसी मामले में DA को आपके ऊपर दया आ जाती है और वो पेनल्टी आपको माइनर दर्ज करता है, यानी 4 सीट SF5 दी जाए और माइनर पेनल्टी आपको उसमें दी जाए, यानी कि SF5 जारी की जाती है मेजर पेनल्टी के लिए, लेकिन उसी मामले में यदि आपको छोटा दंड दिया जाता है तो उसके लिए DA कॉम्पिटेंट है। SF11C फॉर्म आपको डालेगा। कौन सा फॉर्म? SF11C। जहाँ पर ये फॉर्म आपको नज़र आए तो समझ लीजिए आपकी मेजर पेनल्टी के लिए जारी की गई 4 सीट में आपकी सज़ा निम्न सत्रीय कर दी गई है, यानी छोटी कर दी गई है। फाइनली दोस्तों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 12 का मैं आपको बता देता हूँ। मान लो किसी रेल कर्मचारी के ऊपर क्रिमिनल केस है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 12 कब जारी किया जाता है? जब किसी रेल कर्मचारी के ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस हो और उस केस में रूल नंबर 14(1), जैसे रूल नंबर 14 में पार्ट हैं, उसके जो सब रूल हैं 1, 2, 3 हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना भाई, 14(2) के अंदर रेल कर्मचारी को सीधे नौकरी से बाहर कर दिया, ठीक है। 14(3) के अंदर मतलब उसमें प्रोविज़न है 14(1) का क्या काम है, 14(2) का क्या काम है, 14(3) का क्या काम है। तो इसलिए ये जो रूल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 12 है, वो रूल 14(1) के तहत काम करता है, और इसमें किसी भी रेल कर्मचारी के ऊपर यदि क्रिमिनल चार्ज हो तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 12 के तहत कार्रवाई की जाती है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से काम जहन में आई होगी। माफ़ी चाहता हूँ, शब्दों के चयन में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दबाजी के चलते वीडियो बनी है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।